Hello everyone, welcome to today's discussion on non-aligned movement, गुट निरपेक्ष आंदोलन. This is the very important topics of history, belongs to General Studies paper 1, civil services exams as well as state PCS both. गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या था. गोल्स मीन्स लक्ष्य, अचीवमेंट्स उपलब्धियां, रेलिवेंस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिकता, इंडिया कंट्रीब्यूशन और इसमें भारत का योगदान. गुट निरपेक्ष आंदोलन, सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, कहां से हुई, इसके बारे में जानना आवश्यक है. भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को विश्व का सबसे व्यापक शांति आंदोलन कहा. इस आंदोलन का औपचारिक आरंभ 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ. इस आंदोलन की उत्पत्ति का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है. वैचारिक तौर पर पंडित नेहरू ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को थ्योरेटिकल अप्रोच से गुट निरपेक्ष की नीति के रूप में प्रस्तुत किया. विदेश नीति के रूप में गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइंड एज ए फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में गुट निरपेक्षता को भारत का बौद्धिक योगदान माना जाता है. आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों में इस नीति को लेकर के स्पष्टता का अभाव रहा. कुछ लोग इसे अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अपनाई गई नीति, जिसे आइसोलेशनिज्म कहा जाता था, इस रूप में देखा गया. तो वहीं कुछ विद्वान इसे न्यूट्रलिटी के रूप में भी देखते हैं. चूंकि यह एक न्यू एक्सपेरिमेंट था, अतः इसकी मीनिंग और तात्पर्य पंडित नेहरू ने समय समय पर क्लियर किया. यह आइसोलेशनिज्म से इसलिए भिन्न है क्योंकि आइसोलेशन का मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग रहना, पर नॉन अलाइंड का तात्पर्य है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग न हो रहकर सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना. इसी प्रकार नॉन अलाइंड को तटस्थता के रूप में देखना गलत होगा. अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में भारत तटस्थ न रहकर परिस्थिति के अनुरूप सैद्धांतिक निर्णय लेगा, अर्थात किसी गुट का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि यदि किसी गुट का मेंबर है तो वह स्वायत्त और निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकेगा. सामान्यतः इसे आदर्शवादी फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है.
पर वीपी दत्त ने कहा कि इस पॉलिसी का लक्ष्य भारत के राष्ट्र हितों को देखते हुए निर्णय की स्वायत्तता बनाए रखना था। यद्यपि इसका आरंभ कोल्ड वॉर से जोड़कर देखा जाता है, अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वर्ल्ड दो सैन्य गुटों में डिवाइड था। जो देश उपनिवेश थे, स्वतंत्रता के पश्चात उनके सामने दो ही विकल्प थे कि इस परिवेश में बाह्य संप्रभुता बनाए रखते हुए भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का डिसीजन लिया। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा बहुत बड़ा विरोध दर्शाया गया। स्टालिन ने यहां तक कह दिया कि जो हमारे साथ नहीं है तो इसका तात्पर्य होगा कि वो हमारे विरुद्ध है। इसी प्रकार अमेरिका के सेक्रेटरी जॉन फॉस्टर ने इसे भारत की अवसरवादी अनैतिक नीति के रूप में देखा। पंडित नेहरू के अनुसार भले ही संयोग से इसे नीति का आरंभ कोल्ड वॉर की परिस्थितियों के दौरान हुआ हो, वास्तव में इस पॉलिसी का उद्भव भारत की संस्कृति और इतिहास में देखा जा सकता है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को लेकर के कई आलोचनाएं भी हुई। यह देखा गया कि डिड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम दिस पॉलिसी, क्या इस नीति से भारत को लाभ हुआ, क्या यह आदर्शवादी था, वाज इट आइडियलिस्टिक, क्या भारत इस नीति पर चल सका, वाज इंडिया एबल टू फॉलो द पॉलिसी, क्या इस नीति को लेकर घरेलू परिवेश में सहमति थी, वाज देयर कंसेंसस इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट रिगार्डिंग दिस पॉलिसी। इसके मूल में स्वतंत्रता अर्थात राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन। वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के अनुसार यदि भारत की कोई बाध्यता है तो वो अपने राष्ट्रहित में है। भारत का दृष्टिकोण अदर कंट्रीज के समान संकीर्ण नहीं है। आरंभ से ही भारतीय नेतृत्व ने राष्ट्रहित और अंतर्राष्ट्रीय शांति को विरोधी नहीं माना है। भले किसी भी दल या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंधित रहे हों, भारतीय नेताओं ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। Taking about world peace in India's idealistic approach, मतलब विश्व शांति की बात करना क्या भारत का आदर्शवादी दृष्टिकोण है? एक प्रश्न बनता है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से शांति की बात करना आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोण माना जाता है, परंतु किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी राष्ट्रीय हितों को अनदेखी नहीं कर सकती। अतः नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को केवल आदर्शवादी दृष्टिकोण से न देखकर यथार्थवादी अप्रोच से भी देखना आवश्यक है। यदि हम भारत के स्वार्थ की बात करें तो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिस्टम वो आवश्यक परिस्थिति है जिसमें भारत अपनी राष्ट्रीय शक्ति का विकास कर सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के वर्चुअल समिट 2020 में उल्लेख किया था कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट विश्व की नैतिक आवाज है। यह विवाद का मुद्दा है और इसमें कई ऐसे विचारकों ने इस नीति का भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा उन लोगों का ओपिनियन था। लेकिन वो कई विचारक ये कहना चाहते हैं कि यदि भारत किसी सैन्य गुट का मेंबर होता है तो कश्मीर के मामले में परिस्थितियां बेहतर होती।
सबसे बड़ा खामियाजा 1962 के युद्ध में अक्साई चाइना के क्षेत्र पर संप्रभुता को खोना है। अर्थात इस पॉलिसी के परिणाम स्वरूप भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करना पड़ा। यहां पर देखिए, वीपी दत्त जैसे विचारक ने कहा कि किसी भी गुट में शामिल न होने के निर्णय को केवल भारत का आदर्शवादी निर्णय के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन इस प्रकार की थी कि हमें बीच का रास्ता निकालना आवश्यक था। भारत दो साम्यवादी देशों के निकट स्थित था, स्पेशली चाइना के उस समय चीन और अमेरिका के संबंध काफी तनावपूर्ण थे। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए आवश्यक है कि पड़ोसी देश से उसके संबंध शांतिपूर्ण हो। विचारात्मक दृष्टिकोण से भारत साम्यवादी गुट का सदस्य बन नहीं सकता था, साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज के गुट के साथ भी जाना लाभकारी नहीं था। और उस समय हाल फिलहाल में देखा जाए तो भारत स्वतंत्र हुआ था, अतः पुनः नव उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसना नहीं चाहते थे। तत्कालीन पंडित नेहरू ने यह दर्शाया कि अमेरिकी उपनिवेशवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद से अधिक खतरनाक है। यदि हम यूरोप की बात करें तो आज यूरोप ये मानता है कि यूरोप और रूस के मध्य संबंधों में तनाव का कारण नाटो है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोप की सुरक्षा से अधिक नाटो यूरोप के कंटेनमेंट का माध्यम है। आज देखिए, यही नाटो के कारण जो है रशिया एंड यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण बना, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, जबकि रूस को यह मंजूर नहीं था कि रशिया ये चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश में कोई आकर के यहां पर अपना होल्ड रखे, अपना दादागिरी स्थापित करे। और इसी का अल्टीमेट परिणाम यह है कि आप देख ही रहे हैं कि लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और अभी भी युद्ध जारी है। तो देखिए, अब यहां पर देखिए सवाल ये उठता है कि क्या भारत के द्वारा इस नीति पर चलना संभव हो सका? Has it been possible for India to follow this policy? इस प्रश्न का मेन कारण है 1971 में भारत के द्वारा सोवियत संघ से शांति और मित्रता की संधि करना, और इस संधि का अनुच्छेद 9 एक दूसरे को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करता था कि वो आक्रमण या खतरे के समय एक दूसरे की सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। अतः इसे एक डिफेक्टो अलायंस कहा जाता है। इसके पश्चात विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विवादों में भारत की स्थिति का झुकाव रूस की तरफ रहा। प्रोफेसर अमिताभ मट्टू के अनुसार 1971 के बाद पूरे कोल्ड वॉर के दौरान भारत की फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बिना सोचे समझे अमेरिका का विरोध और सोवियत संघ का समर्थन। अब यहां पर देखिए, आपके मन में भी जिज्ञासाएं होंगी और सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या नॉन अलाइंड को भारत की अमेरिकी विरोध नीति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? कैन नॉन अलाइंड बी डिफाइंड एज इंडियाज एंटी अमेरिकन पॉलिसी? तो सवाल देखिए, यहां पर भारत के दृष्टिकोण से नहीं, इसका लक्ष्य किसी देश के विरोध में नहीं है, पर भारत के राष्ट्रहित के पक्ष में है। वैश्विक परिस्थितियां काफी तेजी से बदलती हैं, इसीलिए फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी होना आवश्यक है। परंतु अमेरिका नॉन अलाइंड
को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। अमेरिका के दृष्टिकोण से नॉन अलाइंड चाइना एंड रसिया के संबंध में भारत की तुष्टीकरण की नीति है। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि इस पॉलिसी के पीछे चाइना एक निर्धारक रहा है, लेकिन वह यह भी उल्लेख करते हैं कि चाइना इंडिया को विवश कर देता है कि वो इस पॉलिसी पर ना चल सके। फॉर एग्जाम्पल 1971 में भारत को सोवियत संघ के साथ संधि करने पर विवश होना पड़ा और वर्तमान में भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी करना आवश्यक है ताकि पावर बैलेंस बना रहे। भले ही विशुद्ध रूप से हम इस पॉलिसी पर नहीं चल सके, परंतु 60 के दशक तक इंडिया ने इस पर चलने को पूरा प्रयास किया। जियोपॉलिटिकल कारणों से इसका विशुद्ध परिपालन नहीं किया जा सका, पर औपचारिक दृष्टिकोण से भारत ने सदैव इसका अनुसरण किया है। यही कारण है कि 1971 की ट्रेटी को गुट के रूप में परिभाषित नहीं किया गया और इस प्रकार भारत की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का जामा पहनाया गया। कि अब सवाल यह उठता है कि क्या इस नीति को लेकर घरेलू परिवेश में आम सहमति रही या नहीं। Was there a consensus in the domestic environment regarding this policy or not? तो देखिए, इसमें देखा जाए तो आम सहमति का अभाव रहा। यह कांग्रेस, जिसे भारत का मध्यम मार्गी दल कहा जाता है, उसका विचार था कि न तो भारत का वामपंथ न भारत का दक्षिणपंथ इसका समर्थन करता था। कोल्ड वॉर के समापन के बाद अमेरिका से निकटता भारत की व्यवस्था थी, अतः पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में विचारधारा के महत्व को कम किया और आर्थिक हितों को प्रधानता दी। कोल्ड वॉर के पश्चात भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का अमेरिका के प्रति स्पष्ट रुझान दिखता है। जहां पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका को भारत का प्राकृतिक मित्र कहा, तो वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे नेचुरल पार्टनर कहा। कुल मिलाकर की मीनिंग सेम है और इस प्रकार से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कहने से नहीं चूकते कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, भारत ने सभी ऐतिहासिक झिझकों को दूर कर दिया है और वर्तमान में भारत का वामपंथ ही एकमात्र वह दल है जो नॉन अलाइंड की नीति का समर्थक है। इसका कारण ये कि अमेरिका का विरोध और चीन का समर्थन, और वामपंथियों के अनुसार यह कि भारत की नॉन अलाइंड नीति का सूचक है, यानी चीन को समर्थन हो या ईरान को समर्थन, रूस को समर्थन या अमेरिका का विरोध। लेकिन वर्तमान में नॉन अलाइंड की संकल्पना इस बात पर बन गई है कि नॉन अलाइंड होने का तात्पर्य है अमेरिका का विरोध है, जबकि इसका मूल विचार सैद्धांतिक निर्णय था। अब हम बात करेंगे रेलिवेंस की कि नॉन अलाइंड पॉलिसी की वर्तमान में प्रासंगिकता। महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन यह प्रश्न उठने का कारण है कोल्ड वॉर का समापन, और इस प्रश्न पर प्रश्न उठाने वाले लोग प्रमुखता अमेरिकी राजनेता हैं, जैसे पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीजा राइस, हिलेरी क्लिंटन जैसे एस्ले टेलिस, तथा भारत में ही भी हर्ष वी पंत भी इस पॉलिसी के खास समर्थक नहीं है। चूंकि विश्व द्विध्रुवी नहीं रहा, आरंभ में एकल ध्रुवी था
तो किसी भी देश के लिए एकमात्र महानतम शक्ति के साथ विरोध उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिया ने औपचारिक तौर पर नॉन अलाइंड बनाए रखा। ऐसे भारत की दृष्टि कहा जा सकता है। यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थ्योरी की बात की जाए तो एक लंबे समय तक विश्व एकल ध्रुवीय नहीं रह सकता, क्योंकि इंडिया स्वयं बहुध्रुवीय विश्व का समर्थक है और खुद को एक ध्रुव के रूप में देखना है तो भारत के लिए नॉन अलाइंड की नीति पर कायम रहना बेहतर है। भारत के लिए भारत की विशालता के कारण, उसकी सभ्यता के कारण, भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण किसी सैन्य गुट के कनिष्ठ सदस्य के रूप में नहीं हो सकता। 2012 में भारत की नागरिक समाज की तरफ से नॉन अलाइंड 2.0 का विचार प्रस्तुत किया गया और इसको प्रस्तुत करने में कुछ बुद्धिजीवियों की भूमिका है और इसमें जो है कई ऐसे बुद्धिजीवी रहे जिन्होंने कहा कि भारत के लिए नॉन अलाइंड ही एकमात्र ग्रैंड स्ट्रैटेजी हो सकती है, परंतु इसके स्वरूप को बदलना होगा। चूंकि द्विध्रुवीय नहीं है वरन जटिल रूप से अंतर्निर्भरता की स्थिति में है, अतः भारत अलग नहीं रह सकता। साथ ही कोई एक गुट प्लेटफॉर्म भारत के विभिन्न लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर सकता, अतः हमें मल्टीपल अलाइनमेंट करना होगा और इससे भारत को आवश्यक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि यदि भारत क्वाड का मेंबर है, भारत एससीओ का भी मेंबर है और यदि भारत अमेरिका का डिप्लोमेट पार्टनर है तो ब्रिक्स का भी सदस्य है। तो वर्तमान में आप देखिए क्वाड जिसका नेतृत्व भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, तो वहीं संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, अभी हाल ही में हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान जाना का है, क्योंकि एससीओ की बैठक जो है पाकिस्तान में है। तो इस तरह से देखिए एससीओ का मेंबर वर्तमान में देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इस तरह से देश हैं और ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो अब हम बात करें कि गुट निरपेक्ष का वर्तमान स्वरूप की बात करें तो आज भी हम इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम इसका उदाहरण रख चुके हैं। भारत ने सिद्धांत आधारित निर्णय लेने का प्रयास किया है, जहां एक ओर भारत ने रूस के खिलाफ पश्चिम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, वहीं बार बार रूस से युद्ध का रास्ता न अपनाने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने की अपील की और यूक्रेन के साथ भी अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। भले ही पश्चिम रूस को लेकर भारत के निर्णय को तुष्टीकरण का जामा पहनाए, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से केवल रूस को युद्ध के लिए उत्तरदायी मानना गलत है। वर्तमान में साउथ ब्लॉक यानी फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के द्वारा नॉन अलाइंड शब्द की जगह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस शब्द के प्रयोग का आरंभ तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा, जो कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में सुरक्षा सलाहकार थे, उनके द्वारा आरंभ किया गया। और इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, दलगत राजनीति। वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी नेहरू की विरासत बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। दूसरी चीज, चूंकि नॉन अलाइंड को काफी हद तक विचारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, अतः इसे विचारधारा के चंगुल से मुक्त कर डिप्लोमेटिक जामा पहचानने का प्रयास भी माना जा सकता है। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में शायद नॉन अलाइंड शब्द का उतना सार्थक नहीं होगा जितना कि मल्टीपल अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक पार्टनर। एक आंदोलन के रूप में नॉन अलाइंड मूवमेंट को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया, जैसा कि इंदिरा गांधी ने कहा कि वर्ल्ड के सबसे बड़े शांति आंदोलन के रूप में, तो वहीं पर यूएनजीए के बाहर तृतीय दुनिया के देशों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में। और जबकि वास्तविकता यह है कि इस आंदोलन का स्वरूप देने में सबसे बड़ी भूमिका पंडित नेहरू की रही है। यह स्वाभाविक है कि यदि भारत की फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में जो पक्ष था उसके प्रति अन्य देशों ने समर्थन जुटाया,
जुटाया जाए, भारत अकेली आवाज ना रहे और इस पॉलिसी को अन्य देशों से वैधता मिले कि आरंभ से दोनों महाशक्तियों ने इसकी नैतिक व रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण को नकार दिया। पंडित नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता से पहले ही 1946 में आसियान रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसके बाद 1955 में बाइंग में अफ्रीकी एशियाई देशों के सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निभाते हुए इस विचार के समर्थन प्राप्त किया। बोइंग में 10 सिद्धांत अस्तित्व में आया और यही 10 सिद्धांत नैम के बेसिक फाउंडेशन थ्योरी बना। और ये जो आधारभूत सिद्धांत बना, उनमें से पहला सिद्धांत ये था कि मानव अधिकारों का आदर करना था, यूएन के सिद्धांतों का सम्मान। दूसरा सिद्धांत था सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। तीसरा सिद्धांत था सभी नस्लों तथा राष्ट्रों, चाहे वह बड़े या छोटे हों, उनको समानता की दृष्टि से देखा जाए, यह मान्यता दी जाए। चौथा सिद्धांत था आंतरिक मार्गों में हस्तक्षेप ना किया जाए, अर्थात देशों के आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप ना हो। और पांचवा सिद्धांत था प्रत्येक राज्य को स्वयं की रक्षा के लिए व्यक्तिगत तथा यूनाइटेड नेशंस के अनुसार सामूहिक सुरक्षा का अधिकार। और यह स्पेशली कहा गया कि यदि कोई राज्य किसी गुट का सदस्य है तो भी वो आंदोलन का हिस्सा बन सकता था, बशर्ते गुट की सदस्यता का कारण महाशक्तियों के बीच संघर्ष मात्र न हो। छठा सिद्धांत था सामूहिक प्रतिरक्षा संधियों का उपयोग किसी महान शक्ति के विशेष हित में न हो। सातवां सिद्धांत था एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार के डर या अतिक्रमण का प्रयोग न किया जाए। आठवां सिद्धांत था समस्याओं का समाधान यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से हो। और नौवां सिद्धांत था पारस्परिक हित और सहयोग को बढ़ावा। और 10वां सिद्धांत था न्याय के प्रति सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन। और इस तरह से 1961 में बेलग्रेड मीन्स यूगोस्लाविया में नॉन अलाइंड मूवमेंट का औपचारिक उद्घाटन किया गया। और नेहरू के साथ साथ इजिप्ट के अब्दुल नासिर, घाना के कुआम एन क्रामा और इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो को भी भूमिका रही। अब हम बात करें कि नैम की उपलब्धियां, तो नैम का मूल लक्ष्य एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना थी जो विकासशील देशों के हितों का संरक्षण और संवर्धन कर सके। पंडित नेहरू ने नैम को एक आंदोलन के रूप में ही रखना चाहते थे ताकि यह गतिशील रहे, इसीलिए नैम को एक संस्थागत ढांचे देने का प्रयास नहीं किया गया। बहुत सारे लोग नैम की असफलता में संस्थागत ढांचे के अभाव को एक कारक मानते हैं। यहां पर यह चीज ध्यान देने योग्य है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होने का मतलब एक अच्छा खासा व्यय होता है, और शायद उस समय यही उचित था क्योंकि देशों की स्थिति इस खर्च को वहन करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यदि आज की बात की जाए तो भारत ये पहल कर सकता है, क्योंकि ये आंदोलन के रूप में था। इसकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। जैसे देखिए 60 के दशक में अलग प्राथमिकता थी, 70 के दशक में अलग था। 60 के दशक में क्या था? उपनिवेशवाद, नस्लवाद का विरोध। इसका मकसद नैम को सफल कहा जा सकता है। जबकि वही 70 के दशक की बात किया जाए तो उस समय प्राथमिकता विकास का था। इसके अंतर्गत नैम देशों ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का प्रस्ताव रखा और ये तृतीय दुनिया के देशों द्वारा उंगा यानी यूएनजीए में रखा गया प्रस्ताव था। यूएनसीटीए मीन्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका प्रमुख मंच बना। 1964 में नैम के सदस्यों ने G77 ग्रुप का निर्माण किया, जिसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। नैम के देशों द्वारा नैम के अल्जीयर्स समिट 1973 में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 1974 में उंगा यानी यूएनजीए में आर्थिक न्याय की बात करते हुए NIUO का प्रस्ताव किया। तो देखिए इस तरह से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में इसकी रिलीवेंस को देखते हुए खासकर तो आज इतना ही। धन्यवाद।